मध्य पूर्व में स्थिति चरम पर पहुंच रही है। ईरान के हरमुज जलडमरू मध्य की दोबारा नाकाबंदी के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और सख्त कर दी है। मामला इतना बड़ा कि अमेरिका ने उस ईरानी टैंकर पर फायरिंग कर उसे जब्त कर लिया जो अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बलों ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी से बचने की कोशिश पर ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज को जब्त किया और ठीक इसके बाद अमेरिका और चीन के बीच भी रिश्तों में एक नया तनाव पैदा हो गया। चीन ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका पर समुद्री डाकुओं जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका ने चीन के तट के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पता चला कि जिस टैंकर को कब्जे में लिया गया था, जो ईरानी झंडे के नीचे चल रहा था, उसमें चीनी माल था और टैंकर चीन के बंदरगाह से ईरान जा रहा था। और जहाज पर जो माल था वो भी साधारण नहीं था। टैंकर उस बंदरगाह से निकला था जहां मिसाइल बनाने के लिए जरूरी रासायनिक पदार्थ लादे जाते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। इस वीडियो के विवरण में वही लिंक है जिनसे आप इस यूट्यूब चैनल के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके किसी भी डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के लिए मैं आभारी रहूंगा। फिलहाल के लिए अलविदा। मोरोवेसोटोस्का, अपने इंजन रूम को खाली करें। अपने इंजन रूम को खाली करें। हम आपको निष्क्रिय करने के लिए, फायरिंग करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बलों ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पार करने की कोशिश पर एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज को जब्त किया। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान ने दिखाते हुए फुटेज जारी किए कि ये कैसे हुआ। आज पहली बार जहाज जब्त हुआ और पिछले रविवार अमेरिकी नाकाबंदी लागू होने के बाद किसी जहाज पर गोली चली है। यह कदम 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के जवाब में उठाया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मरीन ने तोस्का जहाज को निष्क्रिय कर कब्जे में लिया, जबकि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी कर रहे थे और 21 अप्रैल की शाम वाली युद्ध विराम की समय सीमा नजदीक आ रही थी। ट्रंप ने सोशल नेटवर्क ट्रू सोशल पर लिखा कि अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक ने उद्धरण उन्हें पहले ही रुकने की चेतावनी दे दी थी। ईरानी चालक दल ने आदेश नहीं माने, इसलिए हमारे नौसैनिक जहाज ने उन्हें रोककर उनके इंजन रूम में छेद कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा रविवार शाम को जारी बयान के अनुसार विध्वंसक स्प्रुवेंस ने टुस्की के इंजन रूम पर अपनी 5 इंच MK-45 गन से कई गोलियां चलाईं। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सेना ने अमेरिका पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन और समुद्री डकैती का आरोप लगाया है और जल्द ही जवाब देने का वादा किया है। ईरान भूल जाता है कि एक दिन पहले उसने खुद उस टैंकर पर गोली चलाई थी जो हरमुज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था, जबकि पहले कहा था कि यह जलडमरू मध्य खुला है। हमले से पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान समझौते पर नहीं मानता तो अमेरिका उसके सभी पावर स्टेशन और पुल नष्ट कर देगा। जैसा ट्रंप ने कहा, अब कोई अच्छे लोग नहीं हैं। और इसके तुरंत बाद रविवार शाम को तेल की कीमतें लगभग 7% बढ़ गईं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने के बाद आई इस तेजी ने शुक्रवार को आई भारी गिरावट का बड़ा हिस्सा संतुलित कर दिया, जब राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री ने टैंकर यातायात के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की घोषणा की थी। और जितनी देर तक तेल के परिवहन पर प्रतिबंध लागू रहेगा, उतनी ही देर तक तेल की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। ये एपिसोड का दिलचस्प हिस्सा है कि अमेरिकियों को बुरे हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमतें शायद अगले साल तक युद्ध से पहले के स्तर यानी $3 प्रति गैलन से नीचे वापस नहीं आ पाएंगी। सीधे शब्दों में कहे तो इस साल पेट्रोल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद मत कीजिए। राइट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हालात अच्छी तरह संभाले थे और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें युद्ध का नतीजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारी गलती बस महंगाई पर डाली जा रही है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसकी वजह क्या है, यही महंगाई। मुझे लगता है कुछ खास वोटरों के लिए ये तर्क बिल्कुल ठीक चलेगा। आगे क्रिस राइट का उद्धरण है। कीमतें शायद अपने चरम पर पहुंच गई हैं और अब वे गिरना शुरू हो जाएंगी। निश्चित रूप से इस संघर्ष के हल होने के बाद आप कीमतों में गिरावट देखेंगे, क्या ही जाहिर बात है। हालांकि कीमत $3 से कम है, मुद्रास्फीति के हिसाब से यह बड़ी राशि है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस अभूतपूर्व संकट से सफलतापूर्वक निपटा। कैसे? क्रिस राइट ये नहीं समझाते, और ताकि कोई ये ना सोचे कि ट्रंप ने अपनी जंग से तेल की कीमतें बढ़ा दी और नतीजतन अमेरिका के भीतर पेट्रोल भी महंगा कर दिया। राइट ने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को याद किया और उन्होंने कहा कि देखिए 2022 में जो बाइडेन ने तो और भी बुरा किया था। उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमतों को लेकर इतनी चिंता क्यों, हालात अभी इतने बुरे नहीं हैं। राइट ने कहा कि अमेरिकियों को शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस साल की सबसे ऊंची कीमत 2022 के मुकाबले लगभग $1 कम है, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। चलिए अब फिर से भू राजनीति की बात करें। चीन ने आज अमेरिका द्वारा ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज को जबरन हिरासत में लेने पर चिंता जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, हार्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति नाजुक और जटिल है। संघर्ष में शामिल पक्षों को आगे किसी भी तनाव से बचना चाहिए और जलडमरू मध्य से सामान्य पारगमन बहाल करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनानी चाहिए। बीजिंग संघर्ष पक्षों से युद्ध विराम और वार्ता जारी रखने की अपील करता है। अब जब शांति के लिए एक अवसर खुल गया है तो युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए। लेकिन चीनी इस घटना से यूं ही नाखुश नहीं है, खासकर उसी ईरानी जहाज को हिरासत में लेने की वजह से। पता चला कि जहाज टुस्को था। जो जहाज 5000 कंटेनरों तक ले जाने में सक्षम है, वो चीनी बंदरगाह से लौट रहा था जहां रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। गाओलान बंदरगाह जुहाई शहर में चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह रसायनों की लोडिंग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है, खासकर सोडियम परफ्लोरेट के लिए। सोडियम परक्लोरेट ठोस रॉकेट ईंधन का प्रमुख प्रिकर्सर है, जिसकी ईरान को मिसाइल कार्यक्रम के लिए जरूरत है। इसी समय अभी तक ये ठीक पता नहीं है कि इस जहाज पर वास्तव में कौन कौन से सामग्री थी, और यहां हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी क्या कहते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि इस बंदरगाह से रसायनों के अलावा लगभग कभी कुछ और नहीं ले जाया जाता। इसी समय अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा अभ्यास शुरू किए हैं, जो वॉशिंगटन के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति की अहमियत को उजागर करता है, ताकि मध्य पूर्व में युद्ध के बीच चीन का मुकाबला किया जा सके। बालिकोटान में भी रिकॉर्ड संख्या में सैनिक शामिल होंगे। भाग लेने वाले देश समुद्री सैन्य अभ्यास और लाइव फायर ड्रिल्स के लिए 17,000 से अधिक सैनिक भेजेंगे। प्रतिभागियों में अमेरिका के अलावा जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस भी शामिल हैं, और निश्चित रूप से फिलीपींस भी। अमेरिका और फिलीपींस का वार्षिक सैन्य अभ्यास चीन द्वारा पश्चिम में अभ्यास के लिए युद्धपोतों का एक समूह भेजने के अगले दिन शुरू हुआ। प्रशांत महासागर के पश्चिम में जापान पहली बार बालिकातान अभ्यास में शामिल हुआ, और ये सब उस समय हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के मई के मध्य में बीजिंग दौरे की तैयारियां चल रही हैं। क्यों एक और? क्योंकि पिछली 2 बार उनका दौरा टाल दिया गया था और रद्द कर दिया गया था।
मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या सशुल्क स्पॉन्सर सदस्यता से कर सकते हैं। यह कैसे करें? सभी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां साफ लिखा है एलेक्जेई पेचिये चैनल को सपोर्ट करें। आप अपने लिए कोई भी सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। यही था। ध्यान रखें। अलविदा।